भारतीय राज्य व्यवस्था इंडियन पॉलिटी का अगला चैप्टर है। 23वां चैप्टर है, लास्ट चैप्टर है परिशिष्ट। इस चैप्टर में आर्टिकल दिए गए हैं जिसको रिवीजन करेंगे फास्ट में। भारतीय संविधान के भाग 1 अनुच्छेद 1 में संघ का नाम और राज्य क्षेत्र का वर्णन है। भाग 1 में अनुच्छेद 2 में नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना का वर्णन है। भाग 1 अनुच्छेद 2 ए में सिक्किम को संघ के साथ जोड़ा जाए। अनुच्छेद 3 में नए राज्यों का नाम, वर्तमान राज्यों और पुराने राज्यों के क्षेत्रफल, सीमा व नाम परिवर्तन का वर्णन। अनुच्छेद 3 में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 में नए राज्यों का नाम, वर्तमान राज्यों और पुराने राज्यों के क्षेत्रफल, सीमा व परिवर्तन का वर्णन। अनुच्छेद 3 में अनुच्छेद 4 में पहली और चौथी अनुसूची के संशोधन तथा अनुपूरक, आनुषंगिक और परमाणुविक विषय का उपबंध करने के लिए अनुच्छेद 2 से 3 के अंतर्गत बनाए गए विधियों का वर्णन। अनुच्छेद 4 में पहली और चौथी अनुसूची के संशोधन तथा अनुपूरक, आनुषंगिक और परमाणुविक विषयों का उपबंध कराने के लिए अनुच्छेद 2 और 3 के अंतर्गत बनाई गई विधि का वर्णन है। नेक्स्ट है भाग 2 में भारतीय संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 जो है संविधान के प्रारंभ में नागरिकता का वर्णन। अनुच्छेद 5 में अनुच्छेद 6 में पाकिस्तान से भारत आए प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों की नागरिकता का वर्णन। अनुच्छेद 7 में पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों की नागरिकता के अधिकार का वर्णन। अनुच्छेद 8 में भारत से बाहर रहने वाले भारतीय मूल के कुछ व्यक्तियों की नागरिकता का वर्णन अनुच्छेद 8 में भारत से बाहर रहने वाले भारतीय मूल के कुछ व्यक्तियों की नागरिकता के अधिकार का वर्णन है। भारतीय संविधान के भाग 2 और अनुच्छेद 9 में विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करने वाले व्यक्तियों का नागरिक न होना का वर्णन है। विदेशी राज्यों की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करने वाले व्यक्तियों का नागरिक न होना अनुच्छेद 9 में वर्णित है। भाग 2 में यह है। अनुच्छेद 10 में नागरिकता के अधिकारों का बना रहना यह अनुच्छेद 10 में है। अनुच्छेद 11 में संसद द्वारा नागरिक के अधिकार का विधि द्वारा नियमन किया जाना। अनुच्छेद 11 में संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार का विधि द्वारा नियमन किया जाना, यह 11 में है। नेक्स्ट भाग 3 में 12 अनुच्छेद 12 में परिभाषा है भाग 3 के बारे में। भाग 3 में जो अनुच्छेद 12 है यह मूल अधिकार से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधि का वर्णन है। अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समानता का वर्णन। अनुच्छेद 14 में अनुच्छेद 15 में धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध अनुच्छेद 15 में वर्णित है। अनुच्छेद 16 में लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता का वर्णन। अनुच्छेद 16 में लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता का वर्णन। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत, छुआछूत का अंत के बारे में अनुच्छेद 17 में बताया गया। अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत का वर्णन अनुच्छेद 18 में है। अनुच्छेद 19 में वाक स्वतंत्रता आदि विषय का कुछ अधिकार का संरक्षण के बारे में अनुच्छेद 19 में है। अनुच्छेद 19 में वाक स्वतंत्रता आदि विषय कुछ अधिकारों का संरक्षण का वर्णन है। अनुच्छेद 20 में अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अनुच्छेद 20 में अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण का वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20 में है। अनुच्छेद 21 में प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण का वर्णन है। अनुच्छेद 21 में प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का वर्णन है। अनुच्छेद 21A में प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार। अनुच्छेद 21A में अनुच्छेद 22 में कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निषेध के संरक्षण का वर्णन। अनुच्छेद 22 में कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निषेध के संरक्षण का वर्णन है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 23 में बलात्श्रम व मानव दुर्व्यवहार का निषेध है। अनुच्छेद 23 में बलात्श्रम व मानव दुर्व्यवहार का निषेध है। अनुच्छेद 24 में कारखानों में बाल श्रम आदि का निषेध। अनुच्छेद 24 में कारखानों में बाल श्रम आदि का निषेध का वर्णन है। अनुच्छेद 25 में अंतःकरण की ओर धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 25 में अंतःकरण की ओर धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण व प्रचार करने की स्वतंत्रता दिया गया। अनुच्छेद 26 में धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 26 में धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता का वर्णन। अनुच्छेद 27 में किसी धर्म विशेष की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय के बारे में स्वतंत्रता दिया गया है। अनुच्छेद 27 में किसी धर्म विशेष की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय के बारे में स्वतंत्रता दिया गया। अनुच्छेद 28 में भारत में राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त शैक्षिक संस्थानों में धार्मिक शिक्षा और
उपासना से संबंधित नियम तय करने का वर्णन है। अनुच्छेद 28 में भारत में राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान में धार्मिक शिक्षा और उपासना से संबंधित नियम तय करने का वर्णन 28 में अनुच्छेद है। अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। अनुच्छेद 29 में अनुच्छेद 30 में शिक्षा संस्थान की स्थापना और प्रशासन करने के अल्पसंख्यक वर्ग को अधिकार है। अनुच्छेद 30 में शिक्षा संस्थान की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्ग को अधिकार। अनुच्छेद 30 में अनुच्छेद 31 में संपत्ति का अनिवार्य अधिग्रहण जिसे निरस्त कर दिया गया। अनुच्छेद 31 को निरस्त कर दिया गया जिसमें संपत्ति का अनिवार्य अधिग्रहण दिया गया। अनुच्छेद 31 ए में डाला गया है संपदाओं आदि के अर्जन के लिए उपबंध किए जाने वाले विधि का व्यक्तिकरण व्यावृत्ति है। अनुच्छेद 31 ए में संपदाओं आदि के अर्जन के लिए उपबंध कराने वाली विधियों का अभिवृत्ति दिया गया। अनुच्छेद 31 बी में कुछ अधिनियम और नियमों का विधि मान्यकरण किया गया। अनुच्छेद 31 बी में कुछ अधिनियमों और विनियमों का विधि मान्यकरण के बारे में जानकारी। अनुच्छेद 31 सी में कुछ निर्देशक तत्व को प्रभावी करने वाले विधियों को आवृत्ति के बारे में कुछ निर्देशक तत्वों को प्रभावी करने वाले विधियों का आवृत्ति के बारे में जानकारी है। अनुच्छेद 31 सी में अनुच्छेद 31 में राष्ट्र विरोधी गतिविधि के संबंध में कानून का बचाव करने के लिए जिसे निरस्त कर दिया गया है। अनुच्छेद 31 को निरस्त कर दिया गया जिसमें राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के संबंध में कानूनों का बचाव का जानकारी दिया गया था। नेक्स्ट अनुच्छेद 32 में मौलिक अधिकार के प्रवर्तन के संदर्भ में संवैधानिक उपचार का अधिकार। अनुच्छेद 32 में मौलिक अधिकार के प्रवर्तन के संदर्भ में संवैधानिक उपचार का अधिकार दिया गया। अनुच्छेद 32 ए में अनुच्छेद 32 के अंतर्गत कार्यवाहियों में राज्य अधिनियम की संवैधानिक वैधता पर विचार नहीं होगा या इसे निरस्त कर दिया गया। अनुच्छेद 32 ए को जिसमें अनुच्छेद 32 के अंतर्गत बताया गया था कि कार्यवाहियों में राज्य अधिनियमों की संवैधानिक वैधता पर विचार नहीं होगा, इसे निरस्त कर दिया गया। अनुच्छेद 33 में सशस्त्र बलों के संबंध में मौलिक अधिकार का वर्णन है। अनुच्छेद 33 में सशस्त्र बलों के संबंध में मौलिक अधिकार का वर्णन है। अनुच्छेद 34 में जब किसी क्षेत्र में सेना विधि प्रवृत्त है तब उस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारियों पर निबंधन होगा। अनुच्छेद 34 में बताया गया। अनुच्छेद 35 में इस भाग के उपबंध को प्रभावी करने का विधान है। अनुच्छेद 35 में इस भाग के उपबंधों को प्रभावी करने का विधान के बारे में जानकारी है। नेक्स्ट है अनुच्छेद अब राज्य के नीति निर्देशक तत्व। भारत राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में जिसमें है अनुच्छेद 36 जो है डीपीएसपी का परिभाषा। अनुच्छेद 36 में अनुच्छेद 37 में इस भाग में अंतर्विष्ट तत्वों को लागू होना। डीपीएसपी भाग में अंतर्विष्ट तत्वों को लागू होना। अनुच्छेद 37 में अनुच्छेद 38 में राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने के बारे में अनुच्छेद 38 में वर्णित है। राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने के बारे में जानकारी है। अनुच्छेद 39 में राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति तत्वों का वर्णन है। राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति तत्वों का वर्णन अनुच्छेद 39 ए में समान न्याय और निःशुल्क विधि सहायता। अनुच्छेद 39 ए में समान न्याय और निःशुल्क विधि सहायता। अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत के गठन का जानकारी। अनुच्छेद 41 में कुछ दशकों में काम शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। अनुच्छेद 41 में कुछ दशाओं में काम शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। अनुच्छेद 41 में अनुच्छेद 42 में काम की न्याय संगत और मनोयोचित दशा तथा प्रस्तुति सहायता का उपबंध है। अनुच्छेद 42 में काम की न्याय संगत और मनोयोचित दशाओं तथा प्रस्तुति सहायता का उपबंध है। अनुच्छेद 43 में कर्मचारियों के लिए निर्वाह मजदूरी आदि का वर्णन है। अनुच्छेद 43 में कर्मचारियों के लिए निर्वाह मजदूरी आदि का वर्णन। अनुच्छेद 43 ए में उद्योग के प्रबंधन में कर्मचारियों का भाग लेना के बारे में जानकारी। अनुच्छेद 43 ए में उद्योग के प्रबंधन में कर्मचारियों का भाग लेने के बारे में जानकारी। अनुच्छेद 43 बी में सहकारी समिति को बढ़ावा उन्नयन के बारे में जानकारी। अनुच्छेद 43 बी में सहकारी समिति को बढ़ावा उन्नयन के बारे में जानकारी। अनुच्छेद 44 में नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता के बारे में। अनुच्छेद 44 में नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता के बारे में जानकारी। अनुच्छेद 45 में बालकों के 6 वर्ष से कम आयु के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराना। अनुच्छेद 45 में बालकों के लिए 6 वर्ष से कम आयु के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराना। नेक्स्ट है अनुच्छेद 46 में अनुसूचित जाति जनजाति तथा अन्य दुर्बल वर्गों के लिए शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों का अभिवृद्धि करना। अनुच्छेद 46 में अनुसूचित जनजाति तथा अन्य दुर्बल वर्गों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों को अभिवृद्धि करना है। अनुच्छेद 47 में पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य को सुधारने का राज्य का कर्तव्य होगा। अनुच्छेद 47 में पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य को सुधारने का राज्य का कर्तव्य है।
अनुच्छेद 48 में कृषि और पशुपालन संगठन का वर्णन है। अनुच्छेद 48 में कृषि और पशुपालन संगठन का वर्णन है। अनुच्छेद 48 ए में पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन, वन तथा वन्य जीवों का रक्षा का वर्णन। अनुच्छेद 48 ए में पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन, वन तथा वन्य जीव का रक्षा का वर्णन। अनुच्छेद 39 में राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण। अनुच्छेद 49 में राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण। 49 में अनुच्छेद 50 में कार्यपालिका न्यायपालिका का पृथक्करण के बारे में। अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की वृद्धि। अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा। नेक्स्ट है मूल कर्तव्य, भाग 4 ए में है 51। अनुच्छेद 51 में मूल कर्तव्य है जो भाग 4 और ए में वर्णित है। नेक्स्ट है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, भाग 5 में है। 52 जो है राष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति के बारे में अनुच्छेद 52 में वर्णित किया गया। अनुच्छेद 53 में संघ की कार्यपालिका शक्ति के बारे में, संघ की कार्यपालिका शक्ति के बारे में अनुच्छेद 53 में बोला गया। अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचन के बारे में जानकारी। अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति के निर्वाचन की जानकारी दिया गया। अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति है। अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति। अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति की पदावधि की वर्णन। अनुच्छेद 56 में। अनुच्छेद 57 में पुनर्निर्वाचन के लिए पदयात्रा। अनुच्छेद 57 में पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता राष्ट्रपति का, इसके बारे में जानकारी। नेक्स्ट अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति निर्वाचन होने के लिए अहर्ताएं। अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति का निर्वाचन होने के लिए अहर्ताएं के बारे में जानकारी। अनुच्छेद 59 में राष्ट्रपति के पद के लिए शर्त जो है, अनुच्छेद 59 में राष्ट्रपति के पद के लिए जो शर्त है उसके बारे में बताया गया। अनुच्छेद 59 में। अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति द्वारा शपथ का प्रतिज्ञान के बारे में। अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति द्वारा शपथ का या प्रतिज्ञान के बारे में। अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया। अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया के बारे में। अनुच्छेद 62 में राष्ट्रपति के पद में रिक्त को भरने के लिए निर्वाचन करने का समय और आकस्मिकता रिक्त को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति की पदावधि का वर्णन। अनुच्छेद 62 में राष्ट्रपति के पद में रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन करने का समय और आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति का पदावधि के बारे में। अनुच्छेद 62 में। अनुच्छेद 63 में भारत के उपराष्ट्रपति का वर्णन है। अनुच्छेद 63 में भारत के उपराष्ट्रपति का वर्णन है। अनुच्छेद 64 में उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का पदेन सभापति होंगे। अनुच्छेद 64 में बताया गया कि उपराष्ट्रपति भारत का राज्यसभा का पदेन सभापति होंगे। अनुच्छेद 65 में राष्ट्रपति के पद में आकस्मिक रिक्ति के दौरान उसकी अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति का राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना उसके कृत्यों का निर्वहन है। अनुच्छेद 65 में बताया गया है कि राष्ट्रपति के पद आकस्मिक रिक्ति के दौरान उसकी अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति या राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना उसकी कृतियों का निर्वहन है। नेक्स्ट अनुच्छेद 66 में उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। अनुच्छेद 66 में उपराष्ट्रपति का निर्वाचन के बारे में। अनुच्छेद 67 में उपराष्ट्रपति का पदावधि के बारे में। अनुच्छेद 67 में उपराष्ट्रपति की पदावधि के बारे में जानकारी। अनुच्छेद 68 में उपराष्ट्रपति के पद में रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन करने का समय आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति की पदावधि के बारे में। अनुच्छेद 68 में उपराष्ट्रपति के पद में रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन करने का समय आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति की पदावधि। अनुच्छेद 68 में। अनुच्छेद 69 में उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान का वर्णन। अनुच्छेद 59 में उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान का वर्णन है। अनुच्छेद 70 में अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति की कृतियों का निर्वहन। अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कृतियों का निर्वहन उपराष्ट्रपति करेगा। अनुच्छेद 70 में वर्णित है। अनुच्छेद 71 में राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित या संसद विषय के बारे में जानकारी। अनुच्छेद 71 में। अनुच्छेद 72 में कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण को राष्ट्रपति की शक्ति। अनुच्छेद 72 में। अनुच्छेद 72 में कुछ मामलों में दंडादेश से निलंबन, परिहार या लघुकरण के राष्ट्रपति की शक्ति जो क्षमादान की शक्ति। अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति का। नेक्स्ट है अनुच्छेद 73 में संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार के बारे में जानकारी। अनुच्छेद 73 में संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार के बारे में जानकारी। नेक्स्ट है केंद्रीय मंत्रिपरिषद और भारत का महान्यायवादी, भाग 5 में है। केंद्रीय मंत्रिपरिषद और भारत के महान्यायवादी भाग 5 में है, जिसमें अनुच्छेद 74 में राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद का गठन किया जाएगा। अनुच्छेद 74 में बताया गया है कि राष्ट्रपति की सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद का गठन किया जाएगा। अनुच्छेद 75 में मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध दिए गए। अनुच्छेद 75 में मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध है। अनुच्छेद 76 में भारत का महान्यायवादी का जानकारी है। भारत का महान्यायवादी का जानकारी अनुच्छेद 76 में। अनुच्छेद 77 में भारत सरकार के कार्य का संचालन करता है महान्यायवादी। अनुच्छेद 78 में राष्ट्रपति को जानकारी देने आदि के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य का वर्णन। अनुच्छेद 78 में राष्ट्रपति को जानकारी देने आदि के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य का वर्णन अनुच्छेद 78 में। नेक्स्ट संसद।
भाग 5 में संसद है जो 79 अनुच्छेद 79 में संसद का गठन का वर्णन, अनुच्छेद 79 में संसद के गठन का वर्णन, अनुच्छेद 80 में राज्यसभा की संरचना, अनुच्छेद 80 में 81 में लोकसभा की संरचना का वर्णन है, अनुच्छेद 82 में प्रत्येक जनगणना के पश्चात पुनः समायोजन का वर्णन है, प्रत्येक जनगणना के बाद पुनः समायोजन का वर्णन अनुच्छेद 82 में है, अनुच्छेद 83 में संसद के सदनों की अवधि के बारे में, अनुच्छेद 83 में संसद के सदनों की अवधि का जानकारी, अनुच्छेद 84 में संसद की सदस्यता के लिए अहर्ता की जानकारी, अनुच्छेद 84 में, अनुच्छेद 85 में संसद के सत्र सत्रावासन और विघटन की जानकारी है, अनुच्छेद 85 में संसद के सत्र सत्रावासन और विघटन की जानकारी, अनुच्छेद 85 में, अनुच्छेद 86 में सदनों में अभिभाषण का और उनके संदेश भेजने का राष्ट्रपति का अधिकार, अनुच्छेद 86 में, अनुच्छेद 86 में सदनों में अभिभाषण का और उनके संदेश भेजने का राष्ट्रपति का अधिकार, अनुच्छेद 86 में है। नेक्स्ट अनुच्छेद 87 में राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण होता है, अनुच्छेद 87 के तहत राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण होता है, अनुच्छेद 88 में सदनों के बारे में मंत्री और महान्यायवादी के अधिकार का वर्णन है, अनुच्छेद 88 में सदनों के बारे में मंत्री और महान्यायवादी के अधिकार का वर्णन, अनुच्छेद 89 में राज्यसभा का सभापति और उपसभापति का वर्णन, अनुच्छेद 89 में राज्यसभा के सभापति और उपसभापति का वर्णन है, अनुच्छेद 90 में उपसभापति का पद रिक्त होना, पद त्याग और पद से हटाया जाना अनुच्छेद 90 में वर्णन है, अनुच्छेद 90 में उपसभापति का पद रिक्त होना, पद त्याग और पद से हटाए जाने का वर्णन अनुच्छेद 90 में, अनुच्छेद 91 में सभापति के पद के कर्तव्य का पालन करने या सभापति के रूप में कार्य करने की उपसभापति या अन्य व्यक्तियों की शक्ति के बारे में अनुच्छेद 51 बताएगा, अनुच्छेद 51 में सभापति के पद के कर्तव्य का पालन करने या सभापति के रूप में कार्य करने की उपसभापति या अन्य व्यक्तियों की शक्ति के बारे में बताया गया। नेक्स्ट अनुच्छेद 92 में जब सभापति या उपसभापति को पद से हटाए जाने का कोई संकल्प विचाराधीन हो तब उसका पीठासीन न होना, यह अनुच्छेद 92 में बताया गया। अनुच्छेद 92 में बताया गया कि जब सभापति या उपसभापति को पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन है तब उसका पीठासीन न होना जानकारी, अनुच्छेद 92 में। अनुच्छेद 93 में लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का वर्णन, अनुच्छेद 93 में लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का वर्णन है, अनुच्छेद 94 में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त होना, पद त्याग और पद से हटाए जाने का वर्णन है, अनुच्छेद 94 में लोकसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष का जो पद रिक्त होने पर पद त्याग और पद से हटाए जाने का वर्णन अनुच्छेद 94 में, अनुच्छेद 95 में अध्यक्ष के पद के कर्तव्य का पालन करने या अध्यक्ष के रूप में कार्य करने के उपाध्यक्ष या अन्य व्यक्तियों की शक्ति अनुच्छेद 95 में है। अनुच्छेद 121 में संसद में चर्चा पर निबंधन का जानकारी देता है, अनुच्छेद 121 में संसद में चर्चा पर निबंधन का जानकारी देता है। अनुच्छेद 122 में न्यायालय द्वारा संसद की कार्यवाही की जांच न किया जाना इसका जानकारी, अनुच्छेद 122 में। अनुच्छेद 123 में संसद के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्याति करने राष्ट्रपति की शक्ति दिया गया, अनुच्छेद 123 में संसद में विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्याति करने की राष्ट्रपति की शक्ति, अनुच्छेद 123 में। नेक्स्ट है उच्चतम न्यायालय, भाग 5 में उच्चतम न्यायालय हाई कोर्ट, अनुच्छेद 124 उच्चतम न्यायालय का स्थापना गठन का जानकारी, अनुच्छेद 124 में। अनुच्छेद 124 ए में राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग जिसे निरस्त कर दिया गया है, अनुच्छेद 124 बी आयोग के कार्य जिसे भी निरस्त कर दिया गया, अनुच्छेद 124 सी को संसद के कानून बनाने की शक्ति निरस्त कर दिया गया। नेक्स्ट अनुच्छेद 125 न्यायाधीशों के वेतन आदि, अनुच्छेद 125 में न्यायाधीशों के वेतन आदि का वर्णन है, अनुच्छेद 126 में कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति का वर्णन, अनुच्छेद 126 में कार्यकारिणी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति का वर्णन, अनुच्छेद 126 में। अनुच्छेद 127 में तदर्थ न्यायाधीश की शक्ति नियुक्ति का वर्णन है, तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का वर्णन अनुच्छेद 127 में। अनुच्छेद 128 में उच्चतम न्यायालय की बैठक में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की उपस्थिति का वर्णन अनुच्छेद 128 में। अनुच्छेद 128 में उच्चतम न्यायालय की बैठकों में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की उपस्थिति का वर्णन है। अनुच्छेद 129 में उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना का वर्णन है, अनुच्छेद 129 में उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना का वर्णन है। अनुच्छेद 130 में उच्चतम न्यायालय का स्थान का जानकारी, अनुच्छेद 130 में उच्चतम न्यायालय का स्थान का जानकारी, अनुच्छेद 131 में उच्चतम न्यायालय के आरंभिक अधिकारिता का वर्णन, अनुच्छेद 131 में उच्चतम न्यायालय का आरंभिक अधिकारिता का वर्णन, अनुच्छेद 131 ए में केंद्रीय अधिकारियों की संवैधानिक वैधता से संबंधित प्रश्न पर विचार करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय का विशेष क्षेत्राधिकार को निरस्त कर दिया गया है। अनुच्छेद 131 में था यह केंद्रीय अधिकारियों की संवैधानिक वैधता से संबंधित प्रश्न पर विचार करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय का विशेष अधिकार जिसे निरस्त कर दिया गया, यह अनुच्छेद 131 में था। अनुच्छेद 132 कुछ मामलों में उच्च न्यायालय से अपील में उच्चतम
न्यायालय के अपील अधिकार दिया गया। कुछ मामलों में उच्चतम न्यायालय से अपील में उच्च न्यायालय के अपीलीय अधिकार अनुच्छेद 132 में, अनुच्छेद 133 में उच्च न्यायालय में सिविल विषयों से संबंधित अपील में उच्चतम न्यायालय की अपील उच्च न्यायालय से सिविल विषयों से संबंधित अपील में उच्चतम न्यायालय की अपीलीय अधिकारिता अनुच्छेद 133 में है। नेक्स्ट अनुच्छेद 134 अनुच्छेद 134 में दांडिक विषय में उच्चतम न्यायालय की अपील अधिकार है। अनुच्छेद 134 में दांडिक विषयों में उच्चतम न्यायालय की अपीलीय अधिकारिता है। नेक्स्ट अनुच्छेद 135 में विद्यमान विद्यमान विधि के अधीन फेडरल न्यायालय की अधिकारिता और शक्तियों का उच्चतम न्यायालय द्वारा परिचय होना की जानकारी दिया गया। अनुच्छेद 135 में। अनुच्छेद 136 में अपील के लिए उच्चतम न्यायालय की विशेष अनुमति। अनुच्छेद 136 में। अनुच्छेद 137 में निर्णय या आदेश का उच्चतम न्यायालय द्वारा पुनर्लोकन का जानकारी। अनुच्छेद 137 में निर्णय या आदेश का उच्चतम न्यायालय द्वारा पुनर्लोकन का अनुमति है। अनुच्छेद 139 में कुछ रीट निकालने की शक्ति या उच्चतम न्यायालय को प्रदत्त किया गया। अनुच्छेद 139 में कुछ रीट निकालने की शक्ति का उच्चतम न्यायालय को प्रदत्त किया गया है। अनुच्छेद 140 में उच्चतम न्यायालय के अनुशंसिक शक्ति का वर्णन। अनुच्छेद 140 में उच्चतम न्यायालय का अनुशंसिक शक्ति का वर्णन। अनुच्छेद 141 में उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित विधि का सभी न्यायालय पर आबंध कर होना। अनुच्छेद 141 में वर्णित। अनुच्छेद 141 में उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित विधि का सभी न्यायालयों पर आबंधन होना जानकारी। अनुच्छेद 142 में उच्चतम न्यायालय की डिक्रियों और आदेशों पर परिवर्तन और प्रकटीकरण आदि के बारे में जानकारी। अनुच्छेद 142 में। अनुच्छेद 143 में उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति के पास शक्ति। अनुच्छेद 143 में उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति राष्ट्रपति के पास अनुच्छेद 143 के तहत है। अनुच्छेद 144 में सिविल और न्यायिक प्राधिकारियों द्वारा उच्चतम न्यायालय की सहायता में कार्य किया जाना। अनुच्छेद 144 में। अनुच्छेद 144 में सिविल और न्यायिक अधिकारियों द्वारा उच्चतम न्यायालय की सहायता में कार्य करना। अनुच्छेद 144 में। अनुच्छेद 144 ए में नियमों की संवैधानिक वैधता से संबंधित प्रश्नों के निस्तारण के लिए विशेष प्रावधान निरस्त किए गए हैं। जो अनुच्छेद 144 में ए में था, नियमों की संवैधानिक वैधता से संबंधित प्रश्न के निस्तारण के लिए विशेष प्रावधान था, जिसे निरस्त कर दिया गया है। अनुच्छेद 145 में न्यायालय के नियम के बारे में जानकारी है। अनुच्छेद 145 में न्यायालय के नियम आदि के बारे में जानकारी है। अनुच्छेद 146 में उच्चतम न्यायालय के अधिकारियों और सेवा तथा व्यय का जानकारी। अनुच्छेद 146 में उच्चतम न्यायालय के अधिकारी और सेवा तथा व्यय के बारे में जानकारी। अनुच्छेद 147 में निर्वाचन का जानकारी। अनुच्छेद 147 में निर्वाचन की जानकारी। नेक्स्ट भारत का नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक, जो भाग 6 में है, भाग 5 में है। भारत का नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक भाग 5 में है, जिसमें अनुच्छेद 148 से भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का जानकारी है। अनुच्छेद 148 में। अनुच्छेद 148 में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की जानकारी है। अनुच्छेद 149 में नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक के कर्तव्य और शक्ति का वर्णन है। अनुच्छेद 149 में नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक के कर्तव्य और शक्ति का वर्णन। अनुच्छेद 150 में संघ के और राज्यों के लेखा का अनुरूप है। अनुच्छेद 150 में संघ और केंद्र राज्यों के लेखाओं का प्रारूप है। अनुच्छेद 151 में संपरीक्षा प्रतिवेदन का वर्णन है। अनुच्छेद 151 में संपरीक्षा प्रतिवेदन का वर्णन है। अनुच्छेद नेक्स्ट है राज्यपाल, भाग 6 में है। संविधान के भाग 6 में राज्यपाल का वर्णन है, जिसमें अनुच्छेद 152 जो राज्यपाल की परिभाषा का वर्णन है। अनुच्छेद 153 में राज्यों के राज्यपाल के बारे में जानकारी। अनुच्छेद 153 में। अनुच्छेद 154 में राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति के बारे में जानकारी। अनुच्छेद 154 में राज्यपाल के कार्यपालिका शक्ति के बारे में जानकारी। अनुच्छेद 155 में राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में जानकारी। अनुच्छेद 155 में राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में जानकारी। अनुच्छेद 156 में राज्यपाल की पदावधि के बारे में जानकारी। अनुच्छेद 156 में राज्यपाल की पदावधि की जानकारी है। अनुच्छेद 157 में राज्यपाल की नियुक्ति होने के लिए अहर्ताएं के बारे में जानकारी। अनुच्छेद 157 में राज्यपाल नियुक्त होने के लिए अहर्ताएं की जानकारी। अनुच्छेद 158 में राज्यपाल के पद के लिए शर्त है। अनुच्छेद 158 में राज्यपाल के पद के लिए शर्त का जानकारी। अनुच्छेद 159 में राज्यपाल द्वारा शपथ या प्रतिज्ञा की जानकारी। अनुच्छेद 159 में है। अनुच्छेद 159 में राज्यपाल द्वारा शपथ या प्रतिज्ञा का वर्णन। अनुच्छेद 160 में कुछ आकस्मिकताओं में राज्यपाल के कृत्यों का निर्वहन की जानकारी। अनुच्छेद 160 में कुछ आकस्मिकताओं में राज्यपाल के कृत्यों का निर्वहन का जानकारी। अनुच्छेद 161 में क्षमा आदि की कुछ मामलों में दंडादेश में निलंबन, परिहार या लघुकरण की राज्यपाल की शक्ति। अनुच्छेद 161 में। अनुच्छेद 161 में क्षमा आदि कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण का राज्यपाल की शक्ति। अनुच्छेद 162 में राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार का जानकारी। अनुच्छेद 162 में राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार की जानकारी। अनुच्छेद 162 में। नेक्स्ट है
भाग 6 में राज्य मंत्रिपरिषद और महाधिवक्ता का वर्णन है। भाग 6 में भारतीय संविधान के भाग 6 में मंत्रिपरिषद और महाधिवक्ता भाग 6 की जानकारी है। अनुच्छेद 163 में राज्यपाल की सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद का गठन किया जाता है। अनुच्छेद 163 में राज्यपाल की सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद का गठन के बारे में जानकारी है। अनुच्छेद 164 में मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध है। अनुच्छेद 164 में मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध का जानकारी है। अनुच्छेद 165 में राज्य का महाधिवक्ता की जानकारी है। अनुच्छेद 165 में राज्य का महाधिवक्ता की जानकारी है। अनुच्छेद 166 में राज्य की सरकार के कार्य का संचालन का जानकारी। अनुच्छेद 166 में राज्य की सरकार के कार्य का संचालन की जानकारी। अनुच्छेद 166 में राज्यपाल की जानकारी देने आदि संबंध में मुख्यमंत्री के कर्तव्य का जानकारी। अनुच्छेद 167 में राज्यपाल की जानकारी देने आदि के संबंध में मुख्यमंत्री के कर्तव्य का वर्णन अनुच्छेद 167 में है। नेक्स्ट है संविधान के भाग 6 में राज्य का विधानमंडल का जानकारी है। भारतीय संविधान के भाग 6 में राज्य विधानमंडल की जानकारी, जिसमें अनुच्छेद 168 में राज्यों के विधानमंडल के गठन का जानकारी। अनुच्छेद 168 में राज्यों के विधानमंडल के गठन की जानकारी है। अनुच्छेद 169 में राज्य में विधान परिषद के उत्पादन या उत्साधन का वर्णन है। राज्यों में विधान परिषद के उत्पादन या उत्साधन का वर्णन अनुच्छेद 169 में। अनुच्छेद 170 में विधानसभाओं की संरचना का वर्णन अनुच्छेद 170 में विधानसभाओं की संरचना का वर्णन है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 171 में विधान परिषद की संरचना, विधानसभा का 70 में विधान परिषद की संरचना 71 में है। अनुच्छेद 172 में राज्यों के विधानमंडल की अवधि के बारे में है। राज्यों के विधानमंडल की अवधि के बारे में जानकारी अनुच्छेद 172 में है। अनुच्छेद 173 में राज्य के विधानमंडल की सदस्यता के लिए अर्हता। अनुच्छेद 173 में राज्य के विधानमंडल की सदस्यता के लिए अर्हता का वर्णन है। अनुच्छेद 174 में राज्य के विधानमंडल के सत्र, सत्रावासन और विघटन के बारे में जानकारी। अनुच्छेद 174 में राज्य के विधानमंडल के सत्र, सत्रावासन और विघटन की जानकारी। अनुच्छेद 175 में सदन या सदनों में अभिभाषण का और उनके उनके संदेश भेजने का राज्यपाल का अधिकार का वर्णन अनुच्छेद 175 में सदन या सदनों में अभिभाषण का और उनके संदेश भेजने का राज्यपाल का अधिकार है। अनुच्छेद 176 में राज्यपाल का विशेष अभिभाषण का वर्णन। अनुच्छेद 176 में राज्यपाल का विशेष अभिभाषण का वर्णन। अनुच्छेद 177 में सदनों के विषय में मंत्रियों और महाधिवक्ता के अधिकार का वर्णन। अनुच्छेद 177 में सदनों के विषय में मंत्री और महाधिवक्ता के अधिकार का वर्णन है। अनुच्छेद 178 में विधानसभा के अध्यक्षता और उपबंध का वर्णन। अनुच्छेद 178 में विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का वर्णन। अनुच्छेद 178 में अनुच्छेद 179 में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त होने पर पद त्याग और पद से हटाए जाने की जानकारी। अनुच्छेद 179 में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष विधानसभा का पद रिक्त होना या पद त्याग होने पर हटाए जाने के वर्णन अनुच्छेद 179 में। अनुच्छेद 180 में अध्यक्ष के पद के कर्तव्य का पालन करने या अध्यक्ष के रूप में कार्य करने को उपाध्यक्ष या अन्य व्यक्ति की शक्ति के बारे में अनुच्छेद 180 में वर्णित है। अनुच्छेद 181 में जब अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन हो तब उसका पीठासीन न होना अनुच्छेद 181 में। अनुच्छेद 182 में विधान परिषद का सभापति और उपसभापति का वर्णन है। अनुच्छेद 182 में विधान परिषद के सभापति और उपसभापति का वर्णन है। अनुच्छेद 183 में सभापति और उपसभापति का पद रिक्त होने पर पद त्याग और पद से हटाए जाने के बारे में जानकारी। विधान परिषद का जो सभापति और उपसभापति होते हैं उसके पद से हटाए जाने पर या रिक्त खाली होने पर अनुच्छेद 183 में वर्णन इसका। अनुच्छेद 184 में सभापति के पद में कर्तव्य का पालन करने या सभापति के रूप में कार्य करने की उपसभापति या अन्य व्यक्तियों की शक्ति। अनुच्छेद 184 में। अनुच्छेद 185 में जब सभापति या उपसभापति को पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन हो तब उसका पीठासीन न होना अनुच्छेद 185 में। नेक्स्ट अनुच्छेद 186 में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष तथा सभापति और उपसभापति के वेतन भत्ते की जानकारी। अनुच्छेद 186 में। अनुच्छेद 186 में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा सभापति और उपसभापति के वेतन और भत्ते की जानकारी। अनुच्छेद 187 में राज्य के विधानमंडल का सचिवालय के बारे में जानकारी। अनुच्छेद 187 में राज्य के विधानमंडल का सचिवालय की जानकारी। अनुच्छेद 188 में राज्यों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान का वर्णन। अनुच्छेद 188 में राज्यों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान का वर्णन अनुच्छेद 188 में है। नेक्स्ट राज्य के अधीन अनुच्छेद 188 में राज्य के अधीन शपथ लेने या प्रतिज्ञान करने से पहले या आहत न होते हुए भी निर्घात किए जाने पर बैठने और मत देने के लिए शक्ति है। अनुच्छेद 188 के अधीन शपथ लेने या प्रतिज्ञान करने से पहले आहत न होते हुए भी
निर्हित हो किए जाने का बैठक और मत देने के लिए शक्ति दिया गया। अनुच्छेद 189 में सदनों में मतदान रिक्तियों के हेतु सदनों में मतदान रिक्तियों के होते हुए भी सदन के कार्य करने की शक्ति और कर्मपूर्ति का वर्णन। अनुच्छेद 189 में सदन में मतदान रिक्तियों के होते हुए भी सदन के कार्य करने की शक्ति और कर्मपूर्ति का वर्णन। अनुच्छेद 189 में अनुच्छेद 190 में स्थानों का रिक्त होना। अनुच्छेद 190 में स्थानों का रिक्त होने का वर्णन। अनुच्छेद 191 में सदस्यता के लिए निर्भरता का वर्णन। अनुच्छेद 191 में सदस्यता के लिए निर्भरता का वर्णन। अनुच्छेद 192 में सदस्यों के निर्भरता से संबंधित प्रश्न पर अभिविन्यास विनिश्चित करने के बारे में जानकारी। अनुच्छेद 192 में सदस्यों की निर्भरता से संबंधित प्रश्नों पर विनिश्चित करने का जानकारी। अनुच्छेद 192 अनुच्छेद 193 विधानमंडल की बैठक में बिना अधिकार के बैठने या मतदान करने पर दंड का जानकारी। अनुच्छेद 193 विधानमंडल की बैठक में बिना अधिकार के बैठने या मतदान करने का दंड। अनुच्छेद 193 में अनुच्छेद 194 में विधानमंडल के सदनों की तथा उसके सदस्यों की समिति की शक्ति, विशेषाधिकार आदि। अनुच्छेद 194 में अनुच्छेद 195 में सदस्यों के वेतन और भत्ते का जानकारी है। विधानमंडल के सदस्यों के वेतन और भत्ते का जानकारी अनुच्छेद 195 में है। अनुच्छेद 196 में विधेयकों के पुनः स्थापन और पारित किए जाने वाले उपबंध का वर्णन है। अनुच्छेद 197 में धन विधेयक से विभिन्न विधेयकों के बारे में विधान परिषद की शक्ति का वर्णन अनुच्छेद 197 में है। धन विधेयक से संबंध में विशेष प्रक्रिया अनुच्छेद 98। अनुच्छेद 199 में धन विधेयक की परिभाषा है। धन विधेयक की परिभाषा अनुच्छेद 199 में। अनुच्छेद 200 में विधेयकों पर अनुमति का वर्णन। अनुच्छेद 200 में विधेयकों के अनुमति का वर्णन। अनुच्छेद 201 में विचार के लिए आरक्षित विधेयक का वर्णन। अनुच्छेद 201 में विचार के लिए आरक्षित विधेयक का वर्णन। अनुच्छेद 202 में वार्षिक वित्तीय विवरण बजट का वर्णन। अनुच्छेद 202 में वार्षिक वित्तीय विवरण बजट का वर्णन। अनुच्छेद 202 में अनुच्छेद 203 में विधानमंडल में प्राक्कलनों से संबंधित प्रक्रिया का वर्णन। अनुच्छेद 203 में अनुच्छेद 204 में विनियोग विधेयक का वर्णन। अनुच्छेद 204 में अनुच्छेद 205 में अनुपूरक अतिरिक्त या अधिक अनुदान का वर्णन। अनुच्छेद 205 में अनुच्छेद 206 में लेखानुदान, प्रत्यानुदान और अपवादानुदान अनुच्छेद 206 में है। अनुच्छेद 207 में वित्त विधेयक के बारे में जानकारी उपलब्ध है। अनुच्छेद 207 में अनुच्छेद 208 में प्रक्रिया का नियम, वित्त प्रक्रिया का नियम का वर्णन 208 में। अनुच्छेद 209 में राज्य के विधानमंडल में वित्तीय कार्य संबंधी प्रक्रिया का वर्णन। अनुच्छेद 209 में। अनुच्छेद 210 में विधानमंडल में प्रयोग की जाने वाली भाषा का वर्णन। अनुच्छेद 210 में विधानमंडल में प्रयोग की जाने वाली भाषा का वर्णन। अनुच्छेद 210 में। अनुच्छेद 211 में विधानमंडल में चर्चा पर निबंधन का वर्णन। अनुच्छेद 211 में। अनुच्छेद 211 में विधानमंडल में चर्चा पर निबंधन के बारे में जानकारी। अनुच्छेद 212 में न्यायालय द्वारा विधानमंडल की कार्यवाहियों की जांच न किया जाना यह अनुच्छेद 212 में। अनुच्छेद 213 में विधानमंडल के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यात करने की राज्यपाल की शक्ति अनुच्छेद 213 में है। नेक्स्ट है उच्च न्यायालय भाग 6 में है उच्च न्यायालय। अनुच्छेद 214 में अनुच्छेद 214 राज्यों के लिए उच्च न्यायालय का वर्णन। अनुच्छेद 214 में। अनुच्छेद 215 में उच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना। अनुच्छेद 215 में। अनुच्छेद 216 में उच्च न्यायालय का गठन। अनुच्छेद 216 में उच्च न्यायालय का गठन का वर्णन। अनुच्छेद 217 में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति और उसके पद की शर्त का वर्णन। अनुच्छेद 217 में। अनुच्छेद 218 में उच्चतम न्यायालय से संबंधित कुछ उपबंधों का उच्च न्यायालय में लागू होना। अनुच्छेद 218 में। अनुच्छेद 219 में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान का वर्णन। अनुच्छेद 219 में। अनुच्छेद 220 में अस्थायी न्यायाधीश रहने के पश्चात विधि व्यवसाय पर निर्बंधन का वर्णन। अनुच्छेद 220 में। अनुच्छेद 221 में न्यायाधीशों के वेतन आदि का वर्णन। अनुच्छेद 221 में। अनुच्छेद 222 में किसी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय के अंतरण का वर्णन। अनुच्छेद 222 में। अनुच्छेद 223 में कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति का वर्णन। अनुच्छेद 223 में। अनुच्छेद 224 में अपर और कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति है। अनुच्छेद 224 में। अनुच्छेद 224 उच्च न्यायालय के नियुक्ति में सेवानिवृत्ति न्यायाधीशों की नियुक्ति का भी वर्णन है। अनुच्छेद 224 में। अनुच्छेद 225 में विद्यमान उच्च न्यायालय के अधिकारिता का वर्णन। अनुच्छेद 225 में। अनुच्छेद 225 में विद्यमान उच्च न्यायालयों के अधिकारिता का वर्णन। अनुच्छेद 226 में कुछ रीट निकालने की उच्च न्यायालय की शक्ति। अनुच्छेद 226 में। अनुच्छेद 226 में कुछ रीट निकालने की उच्च न्यायालय की शक्ति है। अनुच्छेद 226 में अनुच्छेद 226 के अंतर्गत कार्यवाही के केंद्रीय अधिनियम की संवैधानिक वैधता पर विचार निरस्त किया गया है। अनुच्छेद 227 में सभी न्यायालयों के अधीनस्थ अधिनक्षण की उच्च न्यायालय की शक्ति। अनुच्छेद 227 में। अनुच्छेद 228 में कुछ मामलों का उच्च न्यायालय के अंतःकरण का वर्णन। अनुच्छेद 228 में। अनुच्छेद 228 में राज्य
राज्य अधिनियम की संवैधानिक वैधता से संबंधित प्रश्न निरस्त कर दिए गए हैं। अनुच्छेद 229 में उच्च न्यायालय के अधिकारियों और सेवक तथा व्यय उच्च न्यायालय के अधिकारियों और सेवा तथा व्यय का जानकारी अनुच्छेद 229 में। अनुच्छेद 230 में उच्च न्यायालय की अधिकारिता संघ राज्य क्षेत्र पर विस्तार का वर्णन 230 में। अनुच्छेद 230 में उच्च न्यायालयों की अधिकारिता या संघ राज्य क्षेत्र का वर्णन है। अनुच्छेद 231 में दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय का स्थापना। अनुच्छेद 231 में दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना का वर्णन है। अनुच्छेद 232 निरस्त कर दिया गया है। नेक्स्ट है भाग 6 में अधीनस्थ न्यायालय का वर्णन है। अनुच्छेद 233 में जिला न्यायाधीश की नियुक्ति का वर्णन है। जिला न्यायाधीश की नियुक्ति का वर्णन अनुच्छेद 233 में कुछ जिला न्यायाधीश की नियुक्ति का और उनके द्वारा किए गए निर्णयों द्वारा आदि का विमानीकरण का वर्णन अनुच्छेद 233 में। अनुच्छेद 234 में न्यायिक सेवा में जिला न्यायाधीश के विभिन्न व्यक्तियों की भर्ती का वर्णन। अनुच्छेद 234 में न्यायिक सेवा में जिला न्यायाधीश से विभिन्न व्यक्तियों की भर्ती का वर्णन। अनुच्छेद 235 में न्यायाधीश न्यायालयों पर नियंत्रण का वर्णन। न्यायाधीश के न्यायालयों पर नियंत्रण का वर्णन 235 में। अनुच्छेद 236 में जिला न्यायाधीश के निर्वाचन का वर्णन। अनुच्छेद 236 में। अनुच्छेद 237 में कुछ वर्ग या वर्गों में मजिस्ट्रेट इस अध्याय के उपबंध का लागू होना अनुच्छेद 237 में है। नेक्स्ट है कुछ प्रमुख प्रथम अनुसूची के भाग बी में राज्य निरस्त किए गए अनुच्छेद 7 में है। सॉरी भाग 7 में है प्रथम अनुसूची के भाग बी के राज्य जिसे कुछ को निरस्त कर दिया गया, जिसमें 238 जो है भाग 7 में है। 238 अनुच्छेद 238 राज्य के भाग 7 के प्रावधान का पहले अनुसूची के भाग बी में लागू होना निरस्त कर दिया गया। इसे 238 में था भाग 7। नेक्स्ट है संघ राज्य क्षेत्र भाग 8 में संबंधित है। भाग 8 में संघ राज्य क्षेत्र का वर्णन, जिसमें अनुच्छेद 239 में संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासन का वर्णन। अनुच्छेद 239 में संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासन का वर्णन। अनुच्छेद 239 में कुछ संघ राज्य क्षेत्र के लिए स्थानीय विधानमंडल या मंत्रिमंडल का दो या दोनों का सृजन का वर्णन है। अनुच्छेद 239 में दिल्ली से संबंध में विशेष उपबंध है। अनुच्छेद 239 में दिल्ली के संबंध में विशेष उपबंध किए गए। अनुच्छेद 239 बी में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने पर दशा में उपबंध किया गया है। अनुच्छेद 239 बी। अनुच्छेद 239 बी में विधानमंडल के विश्रांति काल के अध्यादेश प्रख्याति करने की प्रशासक की शक्ति के बारे में जानकारी अनुच्छेद 239 बी में। अनुच्छेद 240 में कुछ संघ राज्य क्षेत्र के लिए विनियम बनाने की राष्ट्रपति के पास शक्ति है। अनुच्छेद 240 में वर्णन है कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए विनियम बनाने की राष्ट्रपति की शक्ति जो अनुच्छेद 240 में। अनुच्छेद 241 में संघ राज्य क्षेत्रों के लिए उच्चतम न्यायालय का वर्णन है। अनुच्छेद 241 में संघ राज्य क्षेत्रों के लिए उच्चतम न्यायालय का वर्णन। अनुच्छेद 241 में अनुच्छेद 242 को निरस्त कर दिया गया, कुर्ग दाइस में जिसे निरस्त कर दिया गया। नेक्स्ट है भाग 9 में पंचायत है। अनुच्छेद पंचायतें भाग 9 में है, जिसमें अनुच्छेद 243 में पंचायत की परिभाषा, अनुच्छेद 239 ई में ग्राम सभा, अनुच्छेद 243 ई में ग्राम सभा का वर्णन है। अनुच्छेद 243 में ग्राम सभा का वर्णन। अनुच्छेद 243 बी में पंचायत का गठन का वर्णन। अनुच्छेद 243 बी में पंचायत के गठन का वर्णन। अनुच्छेद 243 सी में पंचायत की संरचना का वर्णन। अनुच्छेद 243 सी में। अनुच्छेद 243 डी में पंचायत में स्थानों का आरक्षण है। अनुच्छेद 243 डी में पंचायतों में स्थानों का आरक्षण है। अनुच्छेद 243 ई में पंचायत की अवधि आदि का वर्णन। अनुच्छेद 243 ई में पंचायत की अवधि का वर्णन है। अनुच्छेद 243 एफ में सदस्य के लिए निर्हिताएं हैं। अनुच्छेद 243 एफ में सदस्य के लिए निर्हिताएं हैं। अनुच्छेद 243 जी में पंचायत की शक्ति, प्राधिकार और उत्तरदायित्व का वर्णन है। अनुच्छेद 243 जी में पंचायत की शक्ति, प्राधिकार और उत्तरदायित्व का वर्णन। अनुच्छेद 243 एच में पंचायत द्वारा कर अधिरोपित करने की शक्ति और उनकी निधि का वर्णन। अनुच्छेद 243 एच में पंचायत द्वारा कर अधिरोपित करने की शक्ति और उनकी निधियां का वर्णन। अनुच्छेद 243 आई में वित्त स्थिति के पुनर्वलोकन के लिए वित्त आयोग का गठन का वर्णन। अनुच्छेद 243 जे में पंचायत के लेखाओं के परीक्षण का वर्णन। अनुच्छेद 243 के में पंचायत के निर्वाचन, पंचायतों के लिए निर्वाचन का वर्णन। अनुच्छेद 243 के में 243 के में पंचायत के निर्वाचन का वर्णन। अनुच्छेद 243 एल में संघ राज्य क्षेत्र को लागू, पंचायत में संघ राज्य क्षेत्रों में लागू होने का वर्णन 243 एल में। 243 एम में इस भाग का कतिपय क्षेत्रों में लागू न होना अनुच्छेद 243 एम में। अनुच्छेद 243 एन में विधानसभा विधि और पंचायत का बना रहना का वर्णन। अनुच्छेद 243 एन में विधान विधियों और पंचायतों का बना रहना का वर्णन है। अनुच्छेद 243 ओ में निर्वाचन संबंधित मामले न्यायालय के हस्तक्षेप का वर्जन है। अनुच्छेद 243 ओ में पंचायत में निर्वाचन संबंधित मामले में न्यायालय के हस्तक्षेप का वर्जन का वर्णन है। नेक्स्ट है नगर पालिकाएं।
यह भाग 9 ए में है। भाग 9 संविधान के भाग 9 ए में नगरपालिका का वर्णन जो अनुच्छेद 243 पी में परिभाषा नगरपालिका की परिभाषा अनुच्छेद 243 पी में है। अनुच्छेद 243 क्यू में नगरपालिका का दाव है। अनुच्छेद 243 क्यू में नगरपालिका का गठन का वर्णन है। अनुच्छेद 243 आर में नगरपालिका की संरचना का वर्णन नगरपालिका का संरचना का वर्णन अनुच्छेद 243 आर में वर्णन है। अनुच्छेद 243 एस में वार्ड समिति आदि का गठन और संरचना का वर्णन अनुच्छेद 243 एस में। अनुच्छेद 243 टी में स्थानों का आरक्षण है। नगरपालिका में स्थानों का आरक्षण 243 टी के अंतर्गत है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 243 यू में नगरपालिकाओं की अवधि आदि का वर्णन है। अनुच्छेद 243 में यू में नगरपालिकाओं की अवधि आदि का वर्णन है। अनुच्छेद 243 भी में सदस्यताओं के लिए निर्धाताएं का वर्णन है। अनुच्छेद 243 भी में नगरपालिका के सदस्य के लिए निर्धाताएं का वर्णन है। अनुच्छेद 243 डब्ल्यू में नगरपालिका आदि के शक्ति प्राधिकार उत्तरदायित्व का वर्णन है। नगरपालिका के आदि शक्ति प्राधिकरण और उत्तरदायित्व का वर्णन अनुच्छेद 243 डब्ल्यू में। अनुच्छेद 243 एक्स में नगरपालिका द्वारा कर अध्यारोपित करने की शक्ति और उनकी निधियां हैं। अनुच्छेद 243 एक्स में नगरपालिका द्वारा कर अधिरोपित करने की शक्ति और उनकी निधि का वर्णन है। अनुच्छेद 243 वाई में राज्य वित्त आयोग का वर्णन है। राज्य वित्त आयोग का वर्णन अनुच्छेद 243 वाई में है। अनुच्छेद 243 जेड में नगरपालिकाओं के लेखाओं की संपरीक्षा का वर्णन है। अनुच्छेद 243 जेड में नगरपालिकाओं के लेखाओं की संपरीक्षा का वर्णन है। अनुच्छेद 243 जेड ए में अनुच्छेद 243 जेड ए में नगरपालिका के लिए निर्वाचन नगरपालिका के लिए निर्वाचन का वर्णन अनुच्छेद 243 जेड ए में। 243 जेड बी में संघ राज्य क्षेत्र पर लागू होगा न्यायपालिका जो है संघ राज्य नगरपालिका संघ राज्य क्षेत्र पर लागू होगा। अनुच्छेद 243 जेड बी में अनुच्छेद 243 जेड सी में इस भाग का कतिपय क्षेत्रों पर लागू न होना। अनुच्छेद 243 जेड डी में जिला नियोजन की समिति का गठन का वर्णन अनुच्छेद 243 जेड डी में। अनुच्छेद 243 जेड ई में महानगर योजना के लिए समिति का वर्णन अनुच्छेद 243 जेड ई में है। अनुच्छेद 243 जेड एफ में विद्यमान विधि और नगरपालिकाओं का बना रहना अनुच्छेद 243 जेड एफ में है। अनुच्छेद 243 जेड जी में निर्वाचन संबंधी मामले में न्यायालय के हस्तक्षेप का वर्णन है। अनुच्छेद निर्वाचन संबंधित न्यायालय में हस्तक्षेप का वर्णन नगरपालिका में अनुच्छेद 243 जेड जी में है। नेक्स्ट है सहकारी समितियां भाग 9 ए में है सहकारी समितियां जिसमें सहकारी समिति की परिभाषा जो दिया गया अनुच्छेद 243 जेड एच में है। अनुच्छेद 243 जेड आई सहकारी समिति का सम्मेलन। अनुच्छेद 243 जेड आई सहकारी समितियों का सम्मेलन। अनुच्छेद 243 जेड जे में बोर्ड के सदस्य एवं पदाधिकारियों की संख्या तथा अधिकार का वर्णन। अनुच्छेद 243 जेड के में बोर्ड के सदस्य के चुनाव का वर्णन। सहकारी समिति के बोर्ड के सदस्यों के चुनाव का जानकारी अनुच्छेद 243 जेड के में है। अनुच्छेद 243 जेड एल में बोर्ड की बर्खास्तगी तथा निलंबन एवं अंतरिम व्यवस्था का वर्णन अनुच्छेद जेड एल एम में। अनुच्छेद 243 जेड एम में सहकारी समिति के लेखा का आकांक्षण का वर्णन है। अनुच्छेद 243 जेड एन में सामान्य निकाय सभा की बैठक आहूत करने का वर्णन है। अनुच्छेद 243 जेड ओ में सदस्य का सूचना पाने का अधिकार है। अनुच्छेद 243 जेड ओ में सदस्य का सूचना पाने का अधिकार है। अनुच्छेद 243 पी में रिटर्न या विवरण का वर्णन था। अनुच्छेद 243 जेड क्यू में अपराध एवं दंड का वर्णन है। अनुच्छेद 243 जेड क्यू में। अनुच्छेद 243 जेड आर में बहुराज्यव्यापी सहकारी समिति को लागू होने का वर्णन है। अनुच्छेद 243 जेड आर में बहुराज्यव्यापी सहकारी समिति को लागू होने का वर्णन है। अनुच्छेद 243 जेड एस में संघ राज्य क्षेत्र को लागू होने का वर्णन अनुच्छेद 243 जेड एस में है। 243 जेड टी में वर्तमान कानून का जारी रहना। अनुच्छेद 243 जेड टी में वर्तमान कानून का जारी रहना का वर्णन है। अनुच्छेद 243 में अनुच्छेद जेड टी में वर्तमान कानून का जारी रहना सहकारी समिति में। नेक्स्ट है भाग 10 अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र का वर्णन भाग 10 में है। भाग 10 में भारतीय संविधान का अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र का वर्णन भाग 10 में है। अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र भाग 10 में सम्मिलित है जिसमें अनुच्छेद 244 में अनुसूचित क्षेत्रों और जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन का वर्णन अनुच्छेद 244 में है। अनुच्छेद 244 में अनुसूचित क्षेत्रों और जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन का वर्णन है। अनुच्छेद 244 में असम के कुछ जनजाति क्षेत्रों को समिष्ट करने वाला एक स्वशासी राज्य बनाना और उसके लिए स्थानीय विधान मंडल या मंत्री परिषद का या दोनों सृजन करने का वर्णन अनुच्छेद 244 में है। नेक्स्ट है भाग 11 में संघ और राज्य क्षेत्र के बीच संबंध का वर्णन भाग 11 में। संघ और राज्यों के बीच विधायिक संबंध भाग 11 में है। अनुच्छेद 245 में संसद द्वारा राज्यों के विधानमंडल द्वारा बनाई गई विधियों का विस्तार करता है। अनुच्छेद 245 के तहत संसद द्वारा और राज्यों के विधानमंडल द्वारा बनाई गई विधियों का विस्तार का वर्णन है अनुच्छेद 245 में। अनुच्छेद 246 में
संसद द्वारा और राज्यों के विधानमंडल द्वारा बनाई गई विधियों के विषय वस्तु के बारे में जानकारी अनुच्छेद 246 में है। 246 में नेक्स्ट है इसमें 246 अनुच्छेद 246 में वस्तु और सेवा से संबंध में विशेष प्रावधान का वर्णन है। अनुच्छेद 246 में वस्तु और सेवा के संबंध में विशेष प्रावधान का वर्णन है। अनुच्छेद 247 में कुछ अतिरिक्त न्यायालयों की स्थापना का उपबंध और संसद की शक्ति का वर्णन है। अनुच्छेद 247 में कुछ अतिरिक्त न्यायालय की स्थापना तथा उपलब्धि कराने की संसद की शक्ति का वर्णन है। अनुच्छेद 248 में अवशिष्ट विधायी शक्तियों का वर्णन 248 में है। अनुच्छेद 249 में राज्य सूची के विषय के संबंध में राष्ट्रहित में विधि बनाने की संसद की शक्ति अनुच्छेद 249 में। अनुच्छेद 250 में यदि आपात की घोषणा परिवर्तन में हो तो राज्य सूची के विषय में संबंध में विधि बनाने की संसद की शक्ति 250। अनुच्छेद 250 में यदि आपात की घोषणा परिवर्तन में हो तो राज्य सूची के विषय के संबंध में विधि बनाने की शक्ति संसद के पास है। नेक्स्ट अनुच्छेद 151 में संसद द्वारा अनुच्छेद 249 और 250 के अधीन बनाई गई विधि और राज्यों के विधानमंडल द्वारा बनाई गई विधियों में असंगति की जांच करना है। अनुच्छेद 251 अनुच्छेद 252 में दो या दो से अधिक राज्यों के लिए उनकी सहमति से विधि बनाने की संसद की शक्ति और ऐसी विधि का कोई अन्य राज्य द्वारा अंगीकार किया जाना भी सम्मिलित है। 252 में अनुच्छेद 252 में अनुच्छेद 253 में अंतर्राष्ट्रीय करारों को प्रभावित करने के लिए विधान का मंडल है। अनुच्छेद 253 में अनुच्छेद 254 में संसद द्वारा बनाई गई विधियों और राज्यों के विधानमंडलों द्वारा बनाई गई विधियों में संगति का वर्णन। अनुच्छेद 255 में सिफारिशों और पूर्व अनुमान के बारे में अपेक्षा को केवल प्रक्रिया के विषय में मानना यह अनुच्छेद 255 में वर्णित है। अनुच्छेद नेक्स्ट है भाग 11 में संघ राज्य प्रशासनिक संबंध का उपबंध है। भाग 11 में अनुच्छेद 256 में राज्यों की ओर संघ की बाध्यता का वर्णन। अनुच्छेद 256 में अनुच्छेद 257 में कुछ दशाओं में राज्यों पर संघ का नियंत्रण का वर्णन। अनुच्छेद 257 में राज्यों को सशस्त्र बलों अथवा संघ के अन्य बलों की तैनाती में सहयोग जिसे निरस्त कर दिया गया है। अनुच्छेद 258 में कुछ दशाओं में राज्य को शक्ति प्रदान करने आदि की संघ की शक्ति शामिल है। अनुच्छेद 258 में कुछ दशाओं में राज्य की शक्ति प्रदान करने आदि की संघ की शक्ति 258 में सम्मिलित है। अनुच्छेद 258 में संघ को कृत्य सौंपने की शक्ति राज्यों की शक्ति 258 में। अनुच्छेद 259 में पहली अनुसूची के भाग में 5 राज्यों में सशस्त्र बल निरस्त कर दिए गए हैं। अनुच्छेद 260 में भारत के बाहर के राज्य क्षेत्र के संबंध में संघ की अधिकारिता का वर्णन है। अनुच्छेद 260 में भारत के बाहर के राज्य क्षेत्र के संबंध में संघ की अधिकारिता का वर्णन है। अनुच्छेद 260 में भारत के बाहर राज्य क्षेत्र के संबंध में संघ की अधिकारिता का वर्णन है। अनुच्छेद 261 में सार्वजनिक कार्य अभिलेख और न्यायिक कार्यवाहियों में भाग लेने का वर्णन अनुच्छेद 261 में है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 262। अनुच्छेद 262 में अंतरराज्यीय नदियों या नदी टूनों के जल विवादों का न्याय निर्णय जो करना है। अनुच्छेद 262 में अंतरराज्यीय नदी या नदी दूनों के जल संबंधी विवाद का न्याय निदान करना यह अनुच्छेद 262 में है। अनुच्छेद 263 में अंतरराज्य परिषद के संबंध में उपबंध अनुच्छेद 263 में है। 263 में अंतरराज्य परिषद के संबंध में उपबंध 263 में है। नेक्स्ट है संघ राज्य वित्तीय संबंध अनुच्छेद संघ राज्य वित्तीय संबंध का जो संबंध भारतीय संविधान में भाग 12 में संघ राज्य वित्तीय संबंध का समावेशन है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 264 में निर्वाचन का संबंधित है। संघ राज्य वित्तीय संबंध के निर्वाचन का संबंध अनुच्छेद 264 में। अनुच्छेद 265 में विधि के प्राधिकार के बिना करों का अध्यारोपण न किया जाना इसका वर्णन अनुच्छेद 265 में। अनुच्छेद 266 में राज्य और राज्यों की संचित निधि और लोक लेखा समिति का वर्णन अनुच्छेद 266 में। अनुच्छेद 267 में आकस्मिक निधि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 267 में आकस्मिक निधि का वर्णन है। आकस्मिक निधि का वर्णन 267 में। अनुच्छेद 268 में संघ द्वारा उद्गृहित किए जाने वाले किंतु राज्य द्वारा संग्रहित और नियोजित किए जाने वाले शुल्क का संबंध 268 में है। नेक्स्ट अनुच्छेद 268 में संघ द्वारा उद्गृहित सेवा कर तथा संघ एवं राज्यों द्वारा संकलित एवं
विनियोजित जिसे निरस्तर कर दिया खत्म कर दिया गया। अनुच्छेद 269 में संघ द्वारा उद्गृहित और संग्रहित किंतु राज्यों को सौंपे जाने वाले कर टैक्स को शामिल किया। 269 में अनुच्छेद 270 में संघ द्वारा उद्गृहित एवं संग्रहित कर टैक्स और उनका संघ राज्यों के बीच वितरण 270 में अनुच्छेद में वर्णित है। अनुच्छेद 271 में कुछ शुल्कों और करों पर संसद के प्रयोजन के लिए अभिवार का वर्णन। अनुच्छेद 271 में अनुच्छेद 272 में ऐसा कर जो कि संघ द्वारा आरोपित एवं अधिकृत किए जाते हैं जो संघ तथा राज्यों के बीच वितरित किए जाते हैं जिसे निरस्त कर दिया। 272 का अनुच्छेद 273 में जूट और जूट उत्पाद पर निर्यात शुल्क के स्थान पर अनुदान का वर्णन। अनुच्छेद 273 में जूट और जूट उत्पाद के निर्यात शुल्क के स्थान पर अनुदान का वर्णन। अनुच्छेद 273 में अनुच्छेद 274 में ऐसे कराधान पर जिसमें राज्य हितबंध है प्रभाव डालने वाले विधेयक के लिए राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश की अपेक्षा की गई। अनुच्छेद 274 में ऐसा कराधान पर जिसमें राज्य हितबंध है प्रभाव डालने वाले विधेयक के लिए राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश की अपेक्षा की जाती है। नेक्स्ट अनुच्छेद 275 कुछ राज्यों की संघ से अनुदान का वर्णन। अनुच्छेद 275 में कुछ राज्यों की संघ से अनुदान का वर्णन। अनुच्छेद 276 में वृत्तियों व्यापारों आजीविकों और नियोजकों पर कर का वर्णन। अनुच्छेद 276 में अनुच्छेद 277 में व्यावृत्ति का वर्णन है। अनुच्छेद 278 में पहली अनुसूची के भाग बी में उल्लेखित वित्तीय मामले के राज्यों के साथ समझौता जिसे निरस्त कर दिया गया है। अनुच्छेद 279 में शुद्ध आगम आदि की गणना का वर्णन। अनुच्छेद 279 में वस्तु और सेवा कर जीएसटी परिषद का गठन। अनुच्छेद 279 में अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग का वर्णन। अनुच्छेद 280 में अनुच्छेद 281 में वित्त आयोग की सिफारिश का वर्णन। 281 में अनुच्छेद 282 में संघ या राज्य द्वारा अपने राजस्व के लिए किए जाने वाले व्यय का वर्णन। अनुच्छेद 282 में अनुच्छेद 283 में संचित निधि आकस्मिक निधि और लोक सेवा में जमा निधि का अभिरक्षक आदि का वर्णन। अनुच्छेद 283 में संचित निधि आकस्मिकता निधि और लोक लेखाओं में जमा धनराशि का अभिरक्षक आदि का वर्णन है। अनुच्छेद 284 में लोक सेवाओं और न्यायालयों द्वारा प्राप्त वादकर्ताओं की जमा राशियों और अन्य धनराशियों के अभिरक्षा का वर्णन अनुच्छेद 284 में है। अनुच्छेद 285 में संघ की संपत्ति को राज्य कराधान से छूट दिया गया है। अनुच्छेद 285 में संघ की संपत्ति को राज्य कराधान में छूट दिया गया। अनुच्छेद 286 में माल के क्रय या विक्रय पर कर के अध्यारोपण के बारे में निबंधन का जानकारी। अनुच्छेद 286 में अनुच्छेद 287 में विद्युत पर करों से छूट का वर्णन। अनुच्छेद 287 में अनुच्छेद 287 में विद्युत पर करों से छूट का वर्णन है। अनुच्छेद 288 में जल या विद्युत पर करों के छूट जल या विद्युत पर करों का छूट का वर्णन। अनुच्छेद 288 में अनुच्छेद 289 में राज्य की संपत्ति और आय के संघ के कराधान से छूट का वर्णन। अनुच्छेद 289 में राज्य की संपत्ति और आय के संघ के कराधान से छूट का वर्णन है। अनुच्छेद 290 में कुछ व्ययों और पेंशन के संबंध में समायोजन का वर्णन। अनुच्छेद 290 में कुछ देवस्व निधियों के वार्षिक समुदाय का वर्णन। अनुच्छेद 291 शासकों के प्रीवियस पर्सनल राशि को निरस्त कर दिया गया है। अनुच्छेद 292 भारत सरकार द्वारा उधार लेने का वर्णन। अनुच्छेद 292 भारत सरकार द्वारा उधार लेना अनुच्छेद 292 में वर्णित है। अनुच्छेद 293 में राज्यों द्वारा उधार लेना। भारत सरकार उधार लेगा तो अनुच्छेद 292 और राज्य सरकार उधार लेगा तो 293 में वर्णित है। नेक्स्ट है सरकार के अधिकार और दायित्व। भारतीय संविधान के भाग 12 में सरकार के अधिकार और दायित्व का वर्णन है। अनुच्छेद 294 में कुछ दशाओं में संपत्ति अस्तित्व अधिकारी दायित्व और बाध्यताओं का अधिकार है इसमें। अनुच्छेद 294 में कुछ दशाओं में संपत्ति अस्थियां अधिकारों दायित्व और बाध्यताओं का उत्तराधिकार का वर्णन है। नेक्स्ट अनुच्छेद 295 अन्य दशाओं में संपत्ति अस्तित्व अधिकारियों दायित्व और बाध्यताओं का उत्तराधिकार के बारे में जानकारी। अनुच्छेद 296 में राज्यगामी या व्यापकता या स्वामी विहीन होने से प्रोद्भूत संपत्ति का वर्णन। अनुच्छेद 296 में अनुच्छेद 297 में राज्य क्षेत्र सागर खंड या महाद्वीपीय मगन तट भूमि में स्थित मूल्यवान चीजों और अन्य आर्थिक क्षेत्र के संपत्ति स्रोत का संघ में निहित होना अनुच्छेद 297 में वर्णित है। अनुच्छेद 297 में राज्य क्षेत्र सागर खंड या महाद्वीपीय मगन तट भूमि में स्थित बहुमूल्यवान चीजों और अन्य आर्थिक क्षेत्र के संपत्ति स्रोत का संघ में
निहित होना जानकारी अनुच्छेद 297 में। अनुच्छेद 298 में व्यापार करने आदि की शक्ति दिया गया है। अनुच्छेद 298 में व्यापार करने आदि का शक्ति का वर्णन है। अनुच्छेद 299 में संविदाएं का वर्णन। अनुच्छेद 299 में अनुच्छेद 300 में वाद और कार्यवाही का वर्णन। अनुच्छेद 300 में वाद और कार्यवाही का वर्णन है। अनुच्छेद 300 में विधि के प्राधिकार के बिना व्यक्तियों को संपत्ति से वंचित न किया जाना अधिकार दिया गया। विधि के प्राधिकार के बिना व्यक्तियों को संपत्ति से वंचित न किया जाना अनुच्छेद 300 में है। संपत्ति का अधिकार जो है भाग 12 में रखा गया। संपत्ति के अधिकार को भाग 12 में रखा गया है, जिसमें 300 में विधि के प्राधिकार के बिना व्यक्तियों को संपत्ति से वंचित न किया जाना हो गया है। नेक्स्ट है भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम भाग 13 में है। भारतीय संविधान के भाग 13 में भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापक वाणिज्य और समागमन भाग 13 में सम्मिलित है। 301 भारतीय संविधान का अनुच्छेद 301 में व्यापार, वाणिज्य और समागमन की स्वतंत्रता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 301 में व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता का बारे में जानकारी है। अनुच्छेद 302 में व्यापार, वाणिज्य और समागम पर निर्बंधन अध्यारोपित करने की संसद के पास शक्ति। अनुच्छेद 302 में। अनुच्छेद 303 में व्यापार और वाणिज्य के संबंध में संघ और राज्यों की विधायी शक्ति का निर्बंधन का वर्णन है। 303 में व्यापार और वाणिज्य के संबंध में संघ और राज्यों की विधायी शक्ति पर निर्बंधन का वर्णन अनुच्छेद 303 में। अनुच्छेद 304 में राज्यों के बीच व्यापार, वाणिज्य और समागम पर निर्बंधन का वर्णन अनुच्छेद 304 में। अनुच्छेद 305 में विद्यमान विधि और राज्य के एकाधिकार का उपबंध करने वाली विधि को व्यावृत्ति का वर्णन अनुच्छेद 305 में। अनुच्छेद 306 में पहली अनुसूची में भाग बी में उल्लेखित राज्यों को व्यापार एवं वाणिज्य पर प्रतिबंध लगाने की शक्ति जिसे निरस्त कर दिया गया अनुच्छेद 306 में था। अनुच्छेद 307 में अनुच्छेद 301 से अनुच्छेद 304 के प्रयोजनों को कार्यान्वयन करने के लिए पदाधिकारियों की नियुक्ति अनुच्छेद 307 में होता है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के भाग 14 में लोक सेवा, संघ और राज्य के अधीन सेवा का वर्णन है। भारतीय संविधान के भाग 14 में लोक सेवा, संघ और राज्य के अधीन सेवा का वर्णन है। अनुच्छेद 208 में अनुच्छेद 308 में निर्वाचन का वर्णन है। संघ लोक सेवा के निर्वाचन का वर्णन अनुच्छेद 308 में। अनुच्छेद 309 में संघ या राज्य की सेवा करने वाले व्यक्ति और भर्ती सेवा शर्त का वर्णन है। अनुच्छेद 310 में संघ या राज्य की सेवा करने वाले व्यक्तियों की पदावधि का वर्णन है। अनुच्छेद 311 में संघ या राज्य के अधीन सिविल हैसियत में नियोजित व्यक्तियों का पदच्युत किया जाना, पद से हटाया जाना या पंक्ति में अनुन्नत किया जाना वर्णन अनुच्छेद 311 में। अनुच्छेद 312 में अखिल भारतीय सेवा का वर्णन। अनुच्छेद 312 में अखिल भारतीय सेवा का वर्णन 312 में कुछ सेवा अधिकारी के सेवा शर्तों के परिवर्तन करने या उन्हें प्रतिहंस करने के संसद के पास शक्ति की दिया गया है। नेक्स्ट अनुच्छेद 313 में संक्रमणकालीन उपबंध का वर्णन। अनुच्छेद 313 में। अनुच्छेद 314 में कतिपय सेवाओं के पहले से सेवारत अधिकारियों की सुरक्षा से संबंधित प्रावधान अनुच्छेद 314 को निरस्त कर दिया गया है। नेक्स्ट है संघ लोक सेवा आयोग। संविधान के भाग 12 में है। संविधान के भाग 12 में संघ लोक सेवा आयोग का वर्णन है, जो अनुच्छेद 315 में संघ और राज्य के लिए लोक सेवा आयोग के बारे में जानकारी अनुच्छेद 315 में है। अनुच्छेद 315 में संघ और राज्य लोक सेवा आयोग के बारे में जानकारी अनुच्छेद 315 में है। नेक्स्ट अनुच्छेद 316 में सदस्यों लोक सेवा आयोग के नियुक्ति और पदावधि का वर्णन अनुच्छेद 316 में। अनुच्छेद 317 में लोक सेवा आयोग के किसी सदस्य का हटाया जाना और निलंबित किया जाना अनुच्छेद 317 में। अनुच्छेद 317 में लोक सेवा आयोग के सदस्य को हटाया जाना या निलंबित करने का अधिकार। अनुच्छेद 318 में आयोग के सदस्यों और कर्मचारी वृद्ध की सेवा शर्तें के बारे में नियमन बनाने की शक्ति दिया गया। अनुच्छेद 319 में आयोग के सदस्य द्वारा ऐसे सदस्य न रहने पर पद धारण करने की शक्ति प्रदान संबंध प्रतिषेध किया गया। अनुच्छेद 319 में। अनुच्छेद 320 में लोक सेवा आयोग की कृति का वर्णन। अनुच्छेद 320 में लोक सेवा आयोग की कृति का वर्णन है। अनुच्छेद 321 में लोक सेवा आयोग के कृतकों का विस्तार करने की शक्ति का वर्णन अनुच्छेद 321 में। अनुच्छेद 322 में लोक सेवा आयोग का व्यय का वर्णन अनुच्छेद 322 में। अनुच्छेद 323 में लोक सेवा आयोग के प्रतिवेदन का
बारे में जानकारी अनुच्छेद 323 में है। अनुच्छेद नेक्स्ट है भाग भारतीय संविधान के भाग 14A में अधिकरण का जानकारी है, जिसमें अनुच्छेद 323 में प्रशासनिक अधिकरण का जानकारी है। अनुच्छेद 323 बी में अन्य विशेषों हेतु अधिकरण का वर्णन है। भारतीय संविधान के भाग 15 में निर्वाचन का संबंध है। भारतीय संविधान के भाग 15 में निर्वाचन का वर्णन है, जिसमें अनुच्छेद 324 जो है निर्वाचन के अधीनस्थ निर्देशन और नियंत्रण का निर्वाचन आयोग में निहित होना का वर्णन है। अनुच्छेद 324 में अनुच्छेद 325 में धर्म, मूल, वंश, जाति या लिंग के आधार पर किसी भी व्यक्ति को निर्वाचन नामावली में सम्मिलित किए जाने के लिए अपात्र न होना और उसके किसी विशेष निर्वाचक नामावली में सम्मिलित किए जाने का दावा न किया जाना, यह अनुच्छेद 325 में सम्मिलित है। धर्म, मूल, वंश, जाति या लिंग के आधार पर किसी व्यक्ति का निर्वाचन नामावली में सम्मिलित किए जाने के लिए अपात्र न होना और उसके द्वारा किसी विशेष निर्वाचक नामावली में सम्मिलित किए जाने वाला दावा न किया जाना, यह अनुच्छेद 325 में सम्मिलित है। अनुच्छेद 326 में लोकसभा और राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचन के लिए निर्वाचनों का वयस्क मताधिकार के आधार पर होना जानकारी। अनुच्छेद 326 में लोकसभा और राज्यों के विधानसभाओं के लिए निर्वाचन का वयस्क मताधिकार के आधार पर होना अनुच्छेद 326 में वर्णित है। अनुच्छेद 327 में विधानमंडल के निर्वाचन के सदस्यों में उपबंध कराने की संसद की शक्ति, जो अनुच्छेद 327 में विधानमंडल के लिए निर्वाचन के संबंध में उपबंध कराने की संसद की शक्ति है। अनुच्छेद 328 में किसी राज्य के विधानमंडल के लिए निर्वाचन के संबंध में उपबंध कराने की उस विधानमंडल की शक्ति के बारे में जानकारी अनुच्छेद 328 में है। अनुच्छेद 329 में निर्वाचन संबंधित मामले के न्यायालय के हस्तक्षेप का वर्जन के बारे में जानकारी अनुच्छेद 329 में है। अनुच्छेद 329 में जिसे निरस्त कर दिया गया है, प्रधानमंत्री तथा लोकसभा अध्यक्ष के मामले में संसद के लिए चुनाव संबंधी विशेष प्रावधान दिया गया था, जिसे निरस्त कर दिया गया। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के भाग 16 में कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध दिए गए, जिसमें 330 में लोकसभा में अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए स्थान का आरक्षण है। अनुच्छेद 330 में लोकसभा में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण जो है अनुच्छेद 330 में है। अनुच्छेद 332 में राज्यों की विधानसभा में अनुसूचित जाति जनजाति के आरक्षण है अनुच्छेद 332 में। अनुच्छेद 330 में लोकसभा में और राज्यों में 332 में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के स्थान का आरक्षण दिया गया है। अनुच्छेद 334 में 70 वर्ष पश्चात सीटों का आरक्षण तथा विशेष प्रतिनिधित्व की समाप्ति। अनुच्छेद 334 में 70 वर्ष पश्चात सीटों का आरक्षण तथा विशेष प्रतिनिधित्व का समाप्ति का वर्णन किया गया। अनुच्छेद 335 में सेवाओं और पदों के लिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के दावा का वर्णन अनुच्छेद 335 में है। अनुच्छेद 336 में कुछ सेवाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए विशेष उपबंध दिया गया था, अनुच्छेद 336 में। अनुच्छेद 337 में आंग्ल भारतीय समुदाय केस के फायदे के लिए शैक्षिक अनुदान के लिए विशेष उपबंध किया गया था 37 में। अनुच्छेद 338 में जो है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग है। अनुच्छेद 338 में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का वर्णन है। अनुच्छेद 338 क में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग है। अनुच्छेद 338 क में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का वर्णन है। अनुच्छेद 338 ख में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का वर्णन है। अनुच्छेद 339 में अनुसूचित क्षेत्र के प्रशासन और अनुसूचित जाति के कल्याण कार्यों में संघ का नियंत्रण का वर्णन है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग 338 में अनुच्छेद 338 में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का वर्णन है। अनुच्छेद 338 क में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का वर्णन है। अनुच्छेद 338 ख में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का वर्णन है। अनुच्छेद 339 में अनुसूचित जाति के प्रशासन और अनुसूचित जातियों के कल्याण के बारे में संघ का नियंत्रण का वर्णन है। अनुच्छेद 340 में पिछड़े वर्ग की दशाओं के अन्वेषण के लिए आयोग का नियुक्ति है। अनुच्छेद 340 में पिछड़े वर्ग की दशाओं में अन्वेषण के लिए आयोग नियुक्ति है। अनुच्छेद 341 में अनुसूचित जाति का वर्णन है। अनुसूचित जातियां अनुच्छेद 341 में वर्णित। अनुच्छेद 342 में
अनुसूचित जनजातियां 342 में, अनुसूचित जनजातियां 342 में और अनुसूचित जातियां 341 में वर्णित है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 342 में सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ा वर्ग का बारे में जानकारी है। सामाजिक और शैक्षणिक वर्ग में पिछड़ा वर्ग के बारे में अनुच्छेद 342 में वर्णित है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के भाग 17 में राज्य भाषा का वर्णन है, जिसमें 343 में अनुच्छेद 343 में संघ की राजभाषा का वर्णन है। अनुच्छेद 343 में संघ की राजभाषा का वर्णन है। 344 में भाषाओं के राज्य भाषा के संबंध में आयोग और संसद की समिति का वर्णन 344 में। 345 में राज्य की राजभाषा या राज्य भाषाएं का वर्णन 345 में। अनुच्छेद 346 में एक राज्य और दूसरे राज्य के मध्य या किसी राज्य के संघ के मध्य पत्रायदी की राजभाषा अनुच्छेद 346 में बताया गया है। अनुच्छेद 346 में बताया गया कि एक राज्य और दूसरे राज्य के मध्य किसी राज्य के संघ के मध्य पत्रादि की राजभाषा क्या होगी, इसके बारे में जानकारी 346 में। 347 में किसी राज्य की जनसंख्या के किसी अनुभाग द्वारा बोली जाने वाली भाषा के संबंध में विशेष उपबंध दिया गया। अनुच्छेद 347 में। अनुच्छेद 347 में किसी राज्य की जनसंख्या के किसी अनुभाग द्वारा बोली जाने वाले भाषा के अनुबंध में विशेष उपबंध दिया गया है। अनुच्छेद 348 में उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय में और अधिनियमों, विधेयक आदि के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा का वर्णन अनुच्छेद 348 में है। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय में। अनुच्छेद 349 में भाषा के संबंध कुछ विधियां अधिनियमित करने के लिए विशेष प्रक्रिया किया गया। अनुच्छेद 339 में भाषा के संबंध कुछ विधियां अधिनियमित करने के लिए विशेष प्रक्रिया किया गया है। अनुच्छेद 350 में व्यथा के निवारण के लिए अभ्यावेदन में प्रयोग की जाने वाली भाषा का वर्णन। अनुच्छेद 350 में व्यथा के निवारण के लिए अभ्यावेदन में प्रयोग की जाने वाली भाषा का वर्णन है। अनुच्छेद 350 ए में प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा सुविधा। अनुच्छेद 350 ए में प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा और सुविधा दी जाएगी बच्चों को। अनुच्छेद 350 बी में भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष अधिकार दिया गया। अनुच्छेद 350 बी में भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 351 में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देशन दिया गया। अनुच्छेद 351 में हिंदी भाषा के विकास के लिए वर्णन किया गया। अनुच्छेद नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के भाग 18 में आपातकालीन प्रावधान दिया गया। भारतीय संविधान के भाग 18 में आपातकालीन प्रावधान दिया गया, जिसमें है 352 अनुच्छेद 352 में आपात की उद्घोषणा का वर्णन। अनुच्छेद 352 में आपात की उद्घोषणा का वर्णन। अनुच्छेद 353 में आपात की उद्घोषणा का प्रभाव का वर्णन। अनुच्छेद 354 में जब आपात की उद्घोषणा परिवर्तन में हो तब राजस्व के वितरण संबंधी उपबंध लागू होने का वर्णन है। अनुच्छेद 354 में जब आपात की उद्घोषणा परिवर्तन में है तब राजस्व के वितरण संबंधी उपबंध लागू होने का वर्णन है। अनुच्छेद 354 में। अनुच्छेद 355 में बाहरी आक्रमण और आंतरिक अशांति से राज्य की सुरक्षा करने का संघ का कर्तव्य होगा। अनुच्छेद 355 में जो है बाहरी आक्रमण और आंतरिक अशांति के राज्य की सुरक्षा करने में संघ का कर्तव्य का वर्णन है। अनुच्छेद 356 में राज्यों में संवैधानिक तंत्र में विफल होने की दिशा में उपबंध है। अनुच्छेद 356 में राज्यों में संवैधानिक तंत्र में विसफल होने पर दशा में उपबंध किया। 356 में। अनुच्छेद 356 के अधीन की गई उद्घोषणा के अधीन विधायी शक्ति का प्रयोग किया गया। अनुच्छेद 356 के अधीन की गई उद्घोषणा के अधीन विधायी शक्ति का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट है आपात के 358 अनुच्छेद 358 में आपात के दौरान अनुच्छेद 19 के उपबंध का निलंबन का वर्णन है। अनुच्छेद 358 में आपात के दौरान अनुच्छेद 19 के उपबंध के निलंबन का वर्णन है। अनुच्छेद 359 है। अनुच्छेद 359 में आपात के दौरान भाग 3 द्वारा प्रदत्त अधिकार के परिवर्तन का निलंबन का वर्णन अनुच्छेद 359 में। अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपात के बारे में उपबंध है। 360 में। नेक्स्ट है भारतीय संविधान का भाग 19 में विविध प्रावधान परिकीर्णन दिए गए हैं। विविध प्रावधान परिकीर्णन भारतीय संविधान के भाग 19 में दिए गए हैं, जिसमें पहला है 361 में राष्ट्रपति और राज्यपाल को राज्य प्रमुखों का संरक्षण है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 361 में राष्ट्रपति और राज्यपालों और राज्य प्रमुख का संरक्षण का वर्णन है। अनुच्छेद 361 ए में संसद और राज्यों के विधानमंडल की कार्यवाही का प्रकाशन का संरक्षण है। अनुच्छेद 361 ए में है।
अनुच्छेद 361 बी में लाभप्रद राजनीतिक पद पर नियुक्ति के लिए निरर्हता का वर्णन है। निरर्हता का वर्णन अनुच्छेद 361 में लाभप्रद राजनीतिक पद पर नियुक्ति के लिए निरर्हता का वर्णन है। अनुच्छेद 362 में भारतीय राज्य के शासकों के अधिकार एवं विशेषाधिकार निरस्त जो कर दिए गए। अनुच्छेद 363 में कुछ संधि करार आदि में उत्पन्न विवाद में न्यायालय के हस्तक्षेप का वर्जन है। अनुच्छेद 363 में कुछ संधियां करारों आदि के से उत्पन्न विवादों में न्यायालय के हस्तक्षेप वर्जन का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 363 में देशी राज्यों के शासकों को 2-3 दी गई मान्यता की समाप्ति और निजी उपाधि का अंत है। अनुच्छेद 363 में देशी राज्यों के शासक को दी गई मान्यता की समाप्ति और निजी उपाधि का अंत का वर्णन अनुच्छेद 363 में है। अनुच्छेद 364 में महापत्तनों और विमान क्षेत्रों के बारे में विशेष उपबंध किया गया है। अनुच्छेद 364 में महापत्तनों और विमान क्षेत्रों के बारे में विशेष उपबंध किया गया। अनुच्छेद 365 में संघ द्वारा दिए गए निर्देशन का अनुपालन करने में या उनको प्रभावी करने में असफलता का प्रभाव का वर्णन है। अनुच्छेद 365 में संघ द्वारा दी गई निर्देशन का अनुपालन करने में या उनकी प्रभावी करने में असफलता का वर्णन अनुच्छेद 365 में। अनुच्छेद 366 में परिभाषा दिया गया। अनुच्छेद 367 में निर्वाचन का वर्णन है। अनुच्छेद संविधान नेक्स्ट टॉपिक है भारतीय संविधान का भाग 20 में संविधान संशोधन का वर्णन है, जिसमें 368 में संविधान संशोधन करने की शक्ति, संसद की शक्ति और उसके प्रक्रिया का वर्णन 368 में है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के भाग 21 में अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध किए गए हैं, जिसमें 369 में राज्य सूची के कुछ विषय के उपबंध में विधि बनाने की संसद की इस प्रक्रिया अस्थायी शक्ति मानने के लिए समवर्ती सूची के विषय में होने का जानकारी दिया गया है। अनुच्छेद 369 में राज्य सूची के कुछ विषय के संबंध में विधि बनाने की संसद को इसी प्रकार अस्थायी शक्ति बनाने की वे समवर्ती सूची में विषय में हो से शामिल किया गया है। अनुच्छेद 370 में जम्मू कश्मीर राज्य के संबंध में अस्थायी उपबंध दिया गया था। अनुच्छेद 370 में अनुच्छेद 371 में महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों के संबंध में विशेष उपबंध दिया गया। अनुच्छेद 71 में अनुच्छेद 371 ए में नागालैंड राज्य के संबंध में विशेष उपबंध दिए गए हैं। अनुच्छेद 371 बी में असम राज्य के संबंध में विशेष उपबंध दिया गया। अनुच्छेद 371 सी में मणिपुर राज्य में विशेष उपबंध दिया गया। अनुच्छेद 371 डी में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्य के विशेष उपबंध दिया गया। अनुच्छेद 371 ई में आंध्र प्रदेश केंद्र विश्वविद्यालय का स्थापना का वर्णन। अनुच्छेद 371 एफ में सिक्किम राज्य के संबंध में विशेष उपबंध है। अनुच्छेद 371 जी में मिजोरम राज्य में विशेष उपबंध का वर्णन है। अनुच्छेद 371 एच में अरुणाचल प्रदेश राज्य के संबंध में विशेष उपबंध है। अनुच्छेद 371 आई में गोवा राज्य के संबंध में विशेष उपबंध है। अनुच्छेद 371 जे में कर्नाटक राज्य के संबंध में विशेष उपबंध है। अनुच्छेद 372 में विधान विधि द्वारा परिवर्त बनाए रहना और उसका अनुकूलन का वर्णन है। तो अनुच्छेद 370 जम्मू कश्मीर के बारे में था और 371 था महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों के संबंध में विशेष अनुबंध था। और अनुच्छेद 371 एक में नागालैंड राज्य के बारे में है। अनुच्छेद 371 बी में असम राज्य के विशेष उपबंध का है। अनुच्छेद 371 सी में मणिपुर का विशेष उपबंध के बारे में है। अनुच्छेद 371 डी में आंध्र प्रदेश या तेलंगाना राज्य के संबंध में विशेष उपबंध है। अनुच्छेद 371 ई में आंध्र प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना का विशेष उपबंध है। अनुच्छेद 371 एफ में सिक्किम राज्य के विशेष संबंध में विशेष उपबंध है। अनुच्छेद 371 जी में मिजोरम राज्य के विशेष उपबंध का वर्णन है। अनुच्छेद 371 एच में अरुणाचल प्रदेश राज्य के संबंध में विशेष उपबंध का वर्णन है। अनुच्छेद 371 आई में गोवा राज्य के संबंध में विशेष उपबंध का वर्णन है। अनुच्छेद 371 जे में कर्नाटक राज्य के संबंध में विशेष उपबंध का वर्णन है। अनुच्छेद 372 में विद्यमान विधि द्वारा या परिवर्त बनाए रहना इसका अनुकूलन का वर्णन है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 372 में अनुच्छेद 372 में विधियों के अनुकूलन की राष्ट्रपति की शक्ति का वर्णन। अनुच्छेद 372 में विधियों के अनुकूलन की राष्ट्रपति की शक्ति का वर्णन। अनुच्छेद 373 में निवारण निरोध में रखे गए व्यक्तियों के संबंध में कुछ दशाओं में आदेश करने की राष्ट्रपति की शक्ति का वर्णन। अनुच्छेद 374 में संघ न्यायालय के न्यायाधीश और संघ न्यायालय में न्यायाधीश और संघ न्यायालय में या सपरिषद हित
हीच मजिस्ट्रेट के समक्ष लंबित कार्यवाही के बारे में उपबंध है अनुच्छेद 375 में संविधान के उपबंध के अधीन रहते हुए न्यायालय प्राधिकरण और न्यायाधिकारियों का कृत्य करने रहना का वर्णन 375 में है। अनुच्छेद 375 में संविधान के उपबंध के अधीन से रहते हुए न्यायालयों प्राधिकरणों और अधिकारियों का कृत्य करते रहना का वर्णन अनुच्छेद 376 में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के बारे में वर्णन अनुच्छेद 376 में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के बारे में उपबंध है। अनुच्छेद 377 में भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के बारे में उपबंध है। अनुच्छेद 377 में भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के बारे में उपबंध है। अनुच्छेद 378 में लोक सेवा आयोग के बारे में उपबंध है। अनुच्छेद 378 में लोक सेवा आयोग के बारे में उपबंध है। अनुच्छेद 378 ए में आंध्र प्रदेश विधानसभा की अवधि के बारे में विशेष उपबंध है। अनुच्छेद 378 ए में अनुच्छेद 379 में प्रांतीय संसद में उसके अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के संबंधित प्रावधान जिसे निरस्त कर दिया गया है। अनुच्छेद 380 में राष्ट्रपति से संबंधित प्रावधान निरस्त कर दिया गया। अनुच्छेद 381 में राष्ट्रपति का मंत्रिपरिषद का जिसे निरस्त कर दिया गया। अनुच्छेद 382 में प्रथम अनुसूची में भाग ए में अंतिम राज्य विधायकों से संबंधित प्रावधान निरस्त कर दिए गए हैं। अनुच्छेद 383 में प्रांतों में राज्यपाल से संबंधित प्रावधान निरस्त कर दिए गए। अनुच्छेद 384 में प्रांतों के राज्यपाल की मंत्रिपरिषद भी निरस्त कर दिया गया। अनुच्छेद 385 में पहली अनुसूची के भाग बी में अंतिम राज्य विधायकों प्रावधान भी निरस्त हो गया। अनुच्छेद 386 में पहली अनुसूची के भाग बी में राज्यों के लिए मंत्रिपरिषद भी निरस्त हो गया। अनुच्छेद 387 कपतीय चुनाव उद्देश्य जनसंख्या निर्धारण से संबंधित प्रावधान निरस्त हो गया। अनुच्छेद 388 भी निरस्त कर दिया गया है। 389 डोमिनियन विधायक के बारे में यह निरस्त कर दिया गया। अनुच्छेद 390 संविधान में लागू होने की तिथि से लेकर 1950 से 31वें दिन तक मध्य प्रांत राशि का खर्च निरस्त हो गया। अनुच्छेद 391 में कपती आकस्मिकता में पहली और चौथी अनुसूची में संशोधन को भी राष्ट्रपति की शक्ति अनुच्छेद 391 में कपती आकस्मिकता में पहली और चौथी अनुसूची में संशोधन की राष्ट्रपति की शक्ति। अनुच्छेद 391 अनुच्छेद 392 में कठिनाइयों को दूर करने की राष्ट्रपति की शक्ति। अनुच्छेद 392 में कठिनाइयों को दूर करने के लिए राष्ट्रपति की शक्ति है। नेक्स्ट भारतीय संविधान के भाग 22 में संक्षिप्त नाम प्रारंभिक हिंदी से प्राधिकृत पाठ और निस्सरण का वर्णन है। भारतीय संविधान के भाग 22 में संक्षिप्त नाम प्रारंभ हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निस्सरण का वर्णन है। 393 में संक्षिप्त नाम का वर्णन है। भारत का संक्षिप्त नाम का वर्णन 393 में भारत का 394 में प्रारंभ के बारे में संक्षिप्त जो हिंदी बारे में 394 में प्रारंभ किया गया। इसका 394 में हिंदी भाषा में पाठकृत पाठ के बारे में जानकारी है। 395 को निरस्त कर दिया गया है। इस प्रकार सभी अनुच्छेद को पढ़कर रिवीजन कर लिए हैं फास्ट में, इसको देख कर रिवीजन कर सकते हैं। परिशिष्ट